वेलकम टू दी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ आकाश वानखेड़े अकेडमी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दी अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपको वो पसंद आते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आज हम 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ विच बिलोंग्स टू द बायोलॉजी, जो लिविंग वर्ल्ड है, वो स्टार्ट करने वाले। इसके पहले मैंने आपको 11 के लेक्चर में 11 स्टैंडर्ड के लेक्चर में एक सिलेबस का ओवरव्यू बताया था। और लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर नीट, उसके बाद सीईटी भी, स्टेट बोर्ड भी, इन सभी एग्जामिनेशंस में आपको रहेगा। तो आपको अच्छे से इसको रिकॉल करना है। 11 का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, पेज नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4। आपको अगर टेक्स्ट बुक 11 का डाउनलोड करना है तो आप ई बाल भारती के साइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको रेफरेंस के लिए ये चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लेने वाले हैं विच इज़ दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ में देर आर 4 प्रॉपर्टीज। एक है मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है ग्रोथ, थर्ड है रिप्रोडक्शन और फोर्थ है कॉन्शियसनेस। अब जैसे ही हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज़ अ मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म ये प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखाई देगी। और मेटाबॉलिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों? तो अगर आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करना है तो मेटाबॉलिज्म इज द परफेक्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल शो यू द ब्रेकडाउन और हार्वेस्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस। अब ब्रेकडाउन क्या होता है या हार्वेस्टिंग मतलब कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये हम पहले आगे देखेंगे। पहला पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द एक्टिविटी विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। जब हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म मतलब अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन सिंपल सब्सटेंसेस में किया जाता है तो उसे कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखते हो तो इसमें कैटाबॉलिज्म दिखाई पड़ता है। जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके CO2 और H2O अलॉन्ग विद द एनर्जी रिलीज होता है। दैट प्रोसेस मतलब इसमें ग्लूकोज हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और CO2 और H2O ये हो गए सिंपल सब्सटेंसेस। आप ये लिख भी सकते हो, मतलब आपने अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा फिर आप रिएक्शन की तरह एक एरो निकालोगे और CO2 H2O प्लस जो भी रेस्पिरेशन में ATPs मिलते हैं विच आर अबाउट 38 ATPs, तो ये हो गया आउटपुट। इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। और रेस्पिरेशन सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेगा। अब दूसरी प्रोसेस हो गई एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल ले सकते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कुछ। अब एनाबॉलिज्म मतलब क्या, पहले देख लीजिए। सिंपल सब्सटेंसेस का कन्वर्जन अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में होता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर CO2 और H2O इनका यूज करके प्लांट्स अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहा है, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस का कन्वर्जन किस में किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, दैट इज कंसिडर्ड एज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये 2 प्रोसेसेस आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। और ये आपको कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा, इसलिए मेटाबॉलिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। देन हम मूव करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ विच इज अ ग्रोथ। अब ग्रोथ हमें पता है, ग्रोथ ये 2 टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ और एक इंटरनल ग्रोथ। तो आप हमेशा देखोगे इफ यू टॉक अबाउट माउंटेन्स, सैंड मोल्ड्स जो डेजर्ट्स में देखे जाते हैं। अगर माउंटेन्स का एग्जाम्पल लेते हो तो हमें पता है कि माउंटेन्स में ड्यू टू द विंड उसके ऊपर की जो डस्ट रहेगी वो फ्लो आउट भी हो सकती है। तो इट मीन्स द साइज ऑफ माउंटेन इज रिड्यूसिंग। अगर वहाँ पे डस्ट आके बैठ जाती है या कोई मूवमेंट होती है तो दैट विल बी द इंक्रीज इन ग्रोथ। मतलब कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आपको ग्रोथ दिखाते हैं लेकिन वो हमेशा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ रहेगी या फिर वो एक्सटर्नल ग्रोथ रहेगी।
और वही अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखी जाती है और लिविंग में भी देखी जाती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में की जो ग्रोथ रहती है वो इंट्रिंसिक रहती है, मतलब इंटरनल रहती है। अब इंटरनल ग्रोथ मतलब क्या? तो इस ग्रोथ में आपको डेवलपमेंट इंटरनली ही दिखेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। देन देर इज अ थर्ड प्रॉपर्टी विच इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमें पता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज कंटिन्यूस देयर पॉपुलेशन, मतलब स्पीसीज खुद का पॉपुलेशन क्या करता है, कंटिन्यू करता है, और स्पीसीज को उनकी एबिलिटी या उनका प्रेजेंस कंटिन्यूस रखने के लिए रिप्रोडक्शन ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन रिप्रोडक्शन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक परफेक्ट फीचर नहीं कंसिडर कर सकते। इसके पीछे का रीजन ये है कि देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं करते। उनमें एग्जाम्पल आता है हनीबीज में, जो सम ऑफ द फीमेल वर्कर्स रहती है। सिर्फ हनी बीज में आपको अगर एग्जांपल लेना हो तो सिर्फ क्वीन हनी बी ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जो फीमेल वर्कर्स रहती है वो कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। एंड देर इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल कपल, देर इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल कपल्स जो हमेशा आपको रिप्रोडक्शन की एबिलिटी शो नहीं करेंगे। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है, ये हम बोल नहीं सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कहा था। देन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। हमें अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो देयर आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फील्स द टच सेंसिटिविटी, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा, या आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी नहीं दिखेगा। मतलब ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, अब इसके साथ सम ऑफ अगेन इवोल्यूशन हो गया, उसके बाद होम्योस्टेसिस हो गया, ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती है। लेकिन आपके सिलेबस में आपको मेनली ये 4 प्रॉपर्टीज दी गई है, जिसमें एक मेटाबॉलिज्म आएगा, ग्रोथ आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा और कॉन्शियसनेस आएगा। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, दीज आर दी परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये आपको ऑप्शंस शो करते हैं। जैसे ग्रोथ ये नॉन लिविंग में भी देखी जाती है और रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो लिविंग में कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो इसलिए आपको इन 4 प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। पेज नंबर 1 पे आपको ये प्रॉपर्टीज दी गई है, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, एक बार उसके थ्रू जाना है और उनको अच्छे से समझ लेना है। बहुत ही सिंपल पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर ये बहुत इजी कंसीडर किया जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट एंड होता है, विच इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। अब अगले पार्ट में या इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, तो देयर इज अ नेक्स्ट पार्ट विच इज अ टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हमें पता है कि लिविंग वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्पीसीज अवेलेबल है विच आर इन मिलियंस। बहुत सारी स्पीसीज अभी तक हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ के ही नहीं निकाली है। तो उन स्पीसीज को अगर स्टडी करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो हम वो कहाँ ले सकते हैं? इसका जो क्राइटेरिया, इसका जो स्टडी है वो हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स में मिलता है। और ऐसे अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो हर्बेरिया इंक्लूड करता है, बॉटनिकल गार्डन्स इंक्लूड करता है, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इंक्लूड करता है। वेलकम टू द न्यू पार्ट। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में ये पढ़ा कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज द टैक्सोनॉमिकल एड्स। आपको आपके सिलेबस में नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए है टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जिसमें पहला हर्बेरियम है, देन बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब क्या? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम में हमें मिलते हैं, उनको अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, स्टडी करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? तो दीज आर दी सॉल्यूशंस। 1 हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क। अगर आपको इसमें से कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर से वीडियो को सुनते जाइएगा, फिर आपको वो क्लियर होते जाएगा, जो भी डाउट्स आपको आएगा।
तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है। टैक्सोनॉमिकल एड्स आपको ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे या हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उनको अगर आपको स्टडी करना है तो आपको कहाँ उन्हें स्टडी करने को मिलेगा। तो उसलिए जो स्टोरेजेस बोल सकते, उसलिए जो प्रैक्टिकली उनको ऑब्जर्व करने का जो पार्ट है, वो अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो वो हर्बेरियम मिलेगा, बॉटनिकल गार्डन में मिलेगा, म्यूजियम में मिलेगा, जूलॉजिकल पार्क्स में मिलेगा और बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में मिलेगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हर्बेरियम, द वर्ड हर्बेरियम ये जो है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हर्बेरिया, और इसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स इस नाम की बुक्स में स्टडी किया था, जिसका नाम था टर्नफोर्ड। और हर्बेरियम ये स्पेशली प्लांट्स की स्टडी के लिए यूजफुल रहता है। मतलब जो भी प्लांट्स के पार्ट रहते हैं, इट कैन बी अ लीफ, इट कैन बी अ स्टेम, इट कैन बी अ रूट, वो वट एवर द पार्ट ऑफ अ प्लांट, वो प्रेस किया जा सकता है, प्रेस किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है कुछ केमिकल से जो उनका प्रोटेक्शन करेगा डिकम्पोजिशन से, और उन्हें एक स्टैंडर्ड साइज की शीट पे अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से आपको वो स्टडी करने के लिए अवेलेबल रहेगा। आपके पेज नंबर 2 पे एक हर्बेरियम का स्लाइड दिखाया गया है। एक देखिए, लीफ, एक ब्रांच का स्ट्रक्चर दिया गया है, और उसके नीचे ही राइट कॉर्नर में उसी लीफ, जो लीफ है वो किस प्लांट पे डिपेंड करता है और उसका क्लासिफिकेशन, मतलब फैमिली, जीनस, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है वो हर्बेरियम शीट पे दी गई है। हर्बेरियम शीट पे आपको डेट, उसके बाद उसका रिमार्क, इस तरह के डिटेल्स मिलते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस प्लांट के बारे में चाहिए वो आपको हर्बेरिया में इजीली अवेलेबल हो जाती है। सिर्फ आपको इसके लिए प्लांट का पार्ट उस हर्बेरिया ले जाना है और उसको ऑब्जर्व करते जाना है। देन सेकंड आता है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स ये लिविंग स्पीसीज को डेवलप करता है। मतलब अगर कुछ स्पीसीज को एक अच्छे से कल्चरल एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आपको स्टडी करना है या उनको प्रोपोगेट करना है, तो उसके लिए जो प्लेस यूज किया जाता है उसे कहा जाता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ये पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत जगह प्रेजेंट है, और सबसे पहला जो बॉटनिकल गार्डन था और सबसे बड़ा, इट इज ऑब्जर्व्ड इन इंग्लैंड, जो 30,000 स्पीसीमंस को, प्रिजर्व प्लांट्स को शो करता है, और देयर आर अबाउट 7 मिलियन डिफरेंट हर्बेरिया विच आर अवेलेबल फॉर दी स्टडी। तो बॉटनिकल गार्डन क्या करता है, दीज आर दी places where different plant varieties are propagated or developed for the studies। मतलब उसमें मेडिसिनल प्लांट्स रहेंगे, उसमें कुछ एंडेंजर्ड प्लांट्स रहेंगे। एंडेंजर्ड मतलब जिनका अपीयरेंस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम हो चुका है और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनको अच्छे से एनवायरनमेंट में प्रोपोगेट करने का काम कहाँ किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन्स में। बॉटनिकल गार्डन्स में अच्छे से डाइवर्स प्लांट जो अलग अलग स्पीसीज है उनको भी स्टडी किया जाता है, और उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी 2 पार्ट में प्रोटेक्ट किया जाता। बायोडाइवर्सिटी अगर प्रोटेक्ट करना हो तो इन सीतु और एक्स सीतु, ये 2 पार्ट में प्रोटेक्ट किया जाता है। इन सीतु मतलब अगर आप कोई भी ऑर्गेनिजम्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में हम बहुत सारी स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखते हैं। एक उनका कटिंग, उनको वहाँ से लेके आना, इसके ऊपर बैन रखा करते हैं, उसको प्रोहिबिट करते हैं। तो उस टाइप के अगर फॉरेस्ट में हम कोई ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसे इन सीतु कंजर्वेशन कहा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद अगर उसे मेंटेन करना है, अगर हम उसे एक स्पेसिफाइड प्लेस में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक बॉटनिकल गार्डन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स को लगा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर है, तो उसे कहा जाता है एक्स सीतु प्रिजर्वेशन। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोका जा सकता है। तो कुछ प्लांट्स की लिविंग स्पीसीज को अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो हम उसे बॉटनिकल गार्डन में देखते हैं। देन देयर इज अ थर्ड, म्यूजियम। म्यूजियम, these are the places जहां पे प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी स्पीसीज को रखा जाता है, और इन ऑर्गेनिजम्स को कुछ केमिकल सॉल्यूशंस में प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट कैन बी फॉर्मेलिन विच इज अ फॉर्मेल्डिहाइड,
विच इज़ अ फॉर्मल्डिहाइड, और ये ट्रांसपेरेंट जार्स में रखा जाता है। आपने बहुत बार बॉटनी के लैब में या जूलॉजी के लैब में 10th में या 9th में प्रैक्टिकल्स में देखा होगा कि स्नेक्स को, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक सॉल्यूशन में रखा जाता है जहां पे वो प्रोटेक्शन में रखे जाते हैं। उसके बाद जो लार्जर एनिमल्स है लाइक बर्ड्स और मैमल्स, उनको उनके शेप में, उनकी स्किन के साथ प्रोटेक्ट करके दे आर स्टफ्ड फ्रॉम इनसाइड, उनका शेप मेंटेन करने के लिए वो आपको म्यूजियम में दिखाया जाता है। दैट म्यूजियम विल शो यू द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने बहुत बार हमारे नंबर ऑफ फॉरेस्ट में म्यूजियम का प्रेजेंस देखा होगा, और उन फॉरेस्ट में मिलने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज को वहां पे स्टफ्ड अपीयरेंस में रखा जाता है फॉर दी स्टडीज, फॉर दी ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से म्यूजियम को भी बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है फॉर दी अपकमिंग स्टडीज। देन नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स आर दी एक्स सितु कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क्स ये प्राइवेट ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं, या अंडर दी गवर्नमेंट रहता है, और ये एक कॉमन मैन का इंटरेस्ट है। और हमें पता है जूलॉजिकल पार्क्स में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को फॉरेस्ट से लाया जाता है और उन्हें वहां ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स में आपको ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो परफेक्टली जूलॉजिकल पार्क्स में दिखेंगे। देयर आर नंबर ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जूलॉजिकल पार्क ये एक सितु कंजर्वेशन आता है, बॉटनिकल गार्डन एक सितु कंजर्वेशन, और फॉरेस्ट अगर हम बात करते जो नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे वो इन सितु कंजर्वेशन। याद रखना, इन सितु कंजर्वेशन मतलब अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया इन सितु कंजर्वेशन। और अगर हम कोई भी एनिमल को और प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एक सितु कंजर्वेशन। ये जो मैं बोल रहा हूं उसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए ऑन दी पेज नंबर 3। देन थर्ड है, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क का एग्जाम्पल हमारे महाराष्ट्र में ही देखा जाता है, जो कंसिडर किया जाता है लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो महाबलेश्वर में अवेलेबल है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया गया है, और यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए या उनको उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अच्छे से उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और उसकी वजह से हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते कि वो खुद से उनको प्रोपोगेट करे और नेचुरली उनका डेवलपमेंट हो। और बायोडाइवर्सिटी पार्क ये ऐसे कुछ डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप, मतलब जो अनयूज्ड एरिया है उसको डेवलप किया जाता है। ऐसे नंबर ऑफ एरियाज में हम अगर उनको आर्टिफिशियली वहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके प्लांट्स की डेवलपमेंट करते तो नेचुरली वो हर्बीवर्स का अट्रैक्ट करेगा, देन हर्बीवर्स कार्निवर्स का अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से उसको एक बायोडाइवर्सिटी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सेटल होने की वजह से उसे बायोडाइवर्सिटी पार्क कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले पार्ट में देखा कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, और दूसरे पार्ट में देखा कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का है। आपको सभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उससे आपको पेज नंबर 1, 2, 3 और 4 इनके थ्रू जाना है। पहले बार पढ़ते वक्त अंडरलाइन मत कीजिए, दूसरे बार पढ़ते वक्त रेड पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, देन उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए। ये चैप्टर आपको सीईटी में, नीट में और स्टेट बोर्ड में सभी में कॉमन रहेगा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो आज हमने पहला चैप्टर देखा जो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही इजी है, उसको आपको कंटिन्यूअसली 2-3 बार पढ़ना है, देन यू आर गोइंग टू गेट अ टेस्ट ऑन इट और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू।